हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे जो कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को लेने हैं। वो डिसीजंस कौन से होते थे हमारे? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? या तो इन्वेस्टमेंट होगी फिक्स्ड एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जब हम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो कि आज की क्लास का टॉपिक है। और वो ही अगर हम इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि हम फ्यूचर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो मतलब मेरे माइंड में रहेगा क्या? कंपनी ने लेना है एक लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब क्या हो गया सर? लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब हो गया कि भाई अगर आज एक अमाउंट इन्वेस्ट करी तो वो लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने वाली है। जैसे कि जो फिक्स्ड एसेट्स हो गए कि अगर मेरे को कोई मशीनरी परचेज करनी है तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये नहीं है कि अगले दिन या फिर अगले महीने हमने वो मशीनरी फेंक दी। या फिर मैं अगर एग्जांपल की बात करूं कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मल्टीपल ईयर्स तक वो प्रोजेक्ट चलने वाला है, मुझे पता है उसमें कंपनी का ह्यूज आउटफ्लो और इनफ्लो होना है। इसीलिए जो डिसीजन लेना चाहिए बहुत ही करेक्ट लेना पड़ेगा। तो वो चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। एक ट्रेडिशनल या फिर जिसे हम बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग, दूसरी टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। दोनों टेक्निक्स में मतलब दो टाइप्स की टेक्निक्स हो गई। इन दोनों में फर्क क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेती। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड नहीं करते, और वही ये जो टेक्निक्स हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड करते हैं। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बार कंसेप्ट रिवाइज करवाना, तो ध्यान से सुनो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि लेट सपोज कि मेरे को 5 इयर्स के बाद 10,000 रुपीज रिसीव हुए, और मुझे लेट सपोज, और आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं लेट सपोज 8,000 रुपीज। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट में क्या होगा? मैं इस 10,000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। वहीं जो हमारा नॉन डिस्काउंटिंग मेथड हो गए या फिर जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ कंसिडर नहीं किया जाता, वो इस 10,000 को एज अ 10,000 ही कंसिडर्ड करेगा आफ्टर 5 इयर्स। वहीं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इसको प्रेजेंट में लेके आएगा और फिर चेक करेगा कि कैश इनफ्लो कितना हुआ। ठीक है, समझ आ गया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड नहीं करेंगे, जो कि हमारे हैं वो है पेबैक पीरियड और एआरआर मेथड। जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करेंगे वो है एनपीवी, पीआई, आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और एमआईआरआर। तो इन सबको अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और किस टेक्निक में प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करा जाएगा वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेबैक पीरियड की। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? पेबैक पीरियड का मतलब होता है जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें रिटर्न हो जाएगी, दैट इज पेबैक पीरियड। अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैंने लेट सपोज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करें और मुझे एनुअली लेट सपोज 2,000 रुपीज मिल रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है, तो मुझे पता है कि 5 साल के अंदर 5 साल के बाद मेरे 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड है वो मेरे पास वापसी आ जाएंगे।
मतलब अगर मैंने आज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं और हर एक साल मुझे 2,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो 5 साल बाद जो मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में, वो मेरे पास सारे के सारे वापिस आ गए। दैट इज पे बैक पीरियड। ठीक है, तो पे बैक पीरियड कैन बी डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटले ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब जो भी हमने एक इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, उसको कितना टाइम लगेगा हमारे पास वापसी आने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें हैं और हमें पता है हर एक साल इनफ्लो हो रहा है 2,50,000 रुपीज का। तो अगर 10 लाख को डिवाइड करूंगा 2,50,000 रुपीज से, तो मतलब 4 साल के बाद हमारे पास अपना जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया वो वापसी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। और जरूरी नहीं है कि पे बैक पीरियड हमारा करेक्ट ईयर्स में ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि 4.5 ईयर्स आ रहा है, 3.2 ईयर्स आ रहा है, तो वो भी सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम दो चीजें बात करेंगे। तुम बच्चे कहोगे कि सर अगर यहां पे आपने लिया कि हर एक साल 2,50,000 रुपीज मिल रहा है, अगर हर एक साल अलग अलग अमाउंट मिल रही हो तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो इजी वाला है वो हमने सीख लिया, जब हमारा एनुअल इनफ्लो इक्वल है। एनुअल इनफ्लो जब इक्वल है तब हम क्या कर रहे हैं, जो पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन में एनुअल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। जैसे कि अभी हमने बात करी कि 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें और 10 लाख रुपीज और हर एक साल हमें कितने मिल रहे हैं, 2,50,000 रुपीज। मतलब कितने का इनफ्लो हो रहा है, ऊपर रखना है कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये तो तब जब इक्वल कैश फ्लोज है हमारे पास। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका और। फॉर एग्जांपल सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, यील्ड्स एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000। बस 20 लाख रुपीज है और हमारा एनुअल यील्ड कितना है, 2,50,000 का। तो मतलब 8 ईयर्स के बाद हमारा सारा का सारा पैसा आ जाएगा। ये तो हो गया इक्वल कैश फ्लोस पे। मेजर क्वेश्चन आएगा बच्चों के माइंड में, सर अगर अनइक्वल कैश फ्लो हुआ, कि लेट सपोज सर यहां पे अमाउंट नहीं दे रखी, एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पहले साल में इनफ्लो हो रहा है 80,000 हो रहा है, सेकंड साल में इनफ्लो हो रहा है 60,000 हो रहा है, थर्ड साल में इनफ्लो हो रहा है 60,000 हो रहा है, फोर्थ साल में हो रहा है 20,000 हो रहा है। ठीक है, और लेट सपोज ले लेते हैं हमने इन्वेस्टमेंट करी है 2 लाख रुपीस की। तो अब मुझे पता करना है कि भाई कितने टाइम में मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब पहले साल में कितना मिला, 80,000, दूसरे साल में 60,000 मिला, तो टोटल कितना मिल चुका है अब तक, 80 + 60 कितना हो गया, 1,40,000। फिर ऐसे ही तीसरे साल में 60 और मिला तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। फिर 20,000 और मिला तो कितने हो गए, 2,20,000 रुपीज। मतलब मैं यहां पे देख लूंगा कि भाई 2 लाख रुपए, मतलब तीसरे साल तक मेरी सारी की सारा जो 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे वो वापसी आ रहा है। तो इसका जो पे बैक पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। समझ आ गया पे बैक पीरियड, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। और वहीं अगर कुछ पॉइंट्स में होता कि लेट सपोज 2,10,000 होता, तो हम इस 10,000 को यहां पे मान लेते कि भाई जो इन दोनों में, ऐसे देखो लेट सपोज यहां पे 2,10,000 होता, या और छोटी अमाउंट ले लेते हैं 1,80,000 होता। तो आप फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालेंगे 80,000, 60 प्लस किया तो 140, 2 लाख और 2,20,000। तो पहले साल में और दूसरे साल में तो नहीं हुआ, तो मतलब 2 ईयर्स तो मिनिमम है ही है। बचा जो पॉइंट वाला निकालना है, टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है थर्ड ईयर में, 60,000 है ना। हमें कितना चाहिए था, मतलब हमारा रिमेनिंग कितना रह गया है, 140 हो चुका है, बचा कितना, 40,000। ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 2/3, जो कि अराउंड होती है ये 1.66, तो नहीं 0.66, तो मतलब 2.6 ईयर्स हमारे वो आंसर आ गया। समझ आ गया, मतलब वही बेसिक जो हम प्रोपोर्शनेट मेथड करते हैं वही किया। इक्वल और अनइक्वल कैश फ्लो में पे बैक पीरियड कैसे निकालता हमने वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात आती है हमारा अब डिसीजन रूल। डिसीजन रूल का मतलब कब हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो उसमें पे बैक पीरियड आ रहा था लेट सपोज 8 ईयर्स, जो अभी हमने फर्स्ट वाला किया था, है ना। या पिछले जो नेक्स्ट इससे पहले वाला करा उसमें क्या आ रहा था, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आ रहा था। अब मुझे
आंसर दो कि भाई क्या एक प्रोजेक्ट जिसमें 8 इयर्स आ रहा है या 3 इयर्स आ रहा है, क्या इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसका डिसीजन रूल क्या है कि हम कंपेयर करेंगे अपने पेबैक पीरियड को विद द प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। प्री डिटरमाइंड टारगेट मींस कि जो हमने टारगेट इनिशियली डिसाइड कर रखे थे, दैट आर प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को मिनिमम पे बैक पीरियड चाहिए 5 इयर्स। 5 इयर्स कि मतलब अगर 5 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा वापसी आ रहा है तो ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो भी 8 इयर्स वाला प्रोजेक्ट था इस वाले को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, जो 3 इयर्स वाला था उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी और उसका पे बैक पीरियड आया लेट सपोज 4 इयर्स, मैं जनरली एक्सेप्ट किस पे हो जाता हूं, 5 इयर्स पे, कि भाई 5 ईयर तक मैं एक्सेप्टेबल है। तो जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 5 ईयर से नीचे आ रहा होगा उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, जिसका 5 ईयर से ज्यादा आ रहा होगा आई विल रिजेक्ट दैट प्रपोजल या प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हुआ क्या, जब भी पे बैक पीरियड हमारा टारगेट पीरियड से ज्यादा होगा, लेट सपोज हमारा 6 इयर्स आया और हमने टारगेट कितने का किया हुआ था, 5 इयर्स का, तो वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। वेयर एस अगर पे बैक पीरियड हमारा लेस है टारगेट पीरियड से, कि लेट सपोज 4 इयर्स आया और हमारा टारगेट था 5 इयर्स, तो हम उसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी, मान लो तीनों में इन्वेस्टमेंट सेम है और तीनों के पे बैक पीरियड अलग अलग है, कि लेट सपोज इसका पे बैक पीरियड 5 इयर्स, इसका 3 इयर्स, इसका 8 इयर्स। तो इस केस में जब मुझे इन प्रोजेक्ट्स को रैंक करना होगा तो जिसका सबसे लोएस्ट पेबैक पीरियड होगा उसको मैं सबसे टॉप पे रखूंगा और सिमिलरली जो बढ़ते रहेंगे उसे रिड्यूस करता रहूंगा। तो सबसे पहले अगर मेरे को तीनों पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है तो मैं ये चीज चेक करूंगा, भाई मुझे इनमें से कोई एक चूज करना है या 2 चूज करने हैं तो मैं फर्स्ट वाला चूज करूंगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे को रैंकिंग करनी है प्रोजेक्ट्स में कि एक चूज करना है, किसको चूज करना चाहिए, तो जिसका लोएस्ट होगा पे बैक पीरियड दैट प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। सर लोएस्ट क्यों, भाई जितनी जल्दी हमारे पास पैसा वापसी आएगा उतना अच्छा है ना। तो ठीक है, लोअर पे बैक पीरियड वाले की रैंक क्या होगी, हाईएस्ट, मतलब रैंक 1 होगी। ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही कौन से मेथड है हमारे, नॉन डिस्काउंटिंग, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड नहीं कर रहे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया कि हम जैसे एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं, तो सेम हो गया कि एनुअल हमारे को प्रॉफिट्स कितने हुआ या इनफ्लो कितने का हुआ है, प्रॉफिट ना लिख के अगर मैं इनफ्लो भी लिख दूं तो अपॉन में कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है इनटू 100। जो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेंस एक्सपेंसेस माइनस सेल्वेज वैल्यू प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। सर ये सेल्वेज वैल्यू को क्यों ऐड किया, बाद में पहले एक बार माइनस किया, तो पहले तो हमने वो निकाला कि कितनी इन्वेस्टमेंट एसेट में हो रखी है। फिर जो सेल्वेज वैल्यू होती है, जो सेल्वेज वैल्यू होती है, सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट जो हमें रिटर्न मिल जाएगी उस एसेट को बेच के। लेट्स सपोज कोई मशीनरी थी, मशीनरी को जब मैं एंड डेट में बेचूंगा कुछ पैसा वापसी मिल जाएगा मुझे स्क्रैप में बेचने में, दैट इज सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू को इसलिए ऐड किया कि जब मैंने कोई एसेट खरीदा और जब तक उस एसेट को यूज किया वो सेल्वेज वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट की तरह उस एसेट में जुड़ी रही, वो तो एंड डेट पे वापसी आई ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड टेक्स अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1,20,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years and the salvage value is 20,000. The project requires additional working capital of 20,000 and it's expected to generate annual average profit after tax is 18,000. The ARR will be, हमें ARR निकालना है। सबसे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लूं, एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी हाफ ऑफ क्या है, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इज रुपीज 1,20,000 रुपीज, देन वी विल एड द installation expenses. Installation expenses are given. So there is no installation expenses, right? So we'll add nothing. Then we'll reduce salvage value. Salvage value is 20,000 rupees. We will deduct 20,000 rupees. Then add 20,000 rupees. No additional expense, so that will be
0. No additional working capital given bill 20,000. So the average investments come out to be 1 lakh का हाफ हुआ 50,000, 50,000 plus 40,000 90,000. Now we will calculate ARR. ARR का फॉर्मूला क्या हुआ? Average annual profit after tax, that is given 18,000 rupees. 18,000 rupees divided by 90,000, that is average investment into 100. This comes out to be 20%. ठीक है? The accounting rate of return is 20%. मतलब we are earning 20% from that project or that asset. अब सर जो हमारा डिसीजन रूल रहेगा वो कैसा रहेगा? देखो डिसीजन रूल कैसा रहेगा? सेम कि प्री स्पेसिफाइड रेट होगा एक, हम डिसाइड करके चलेंगे कि लेट्स सपोज मेरी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कोई भी प्रोजेक्ट जो 30% से कम ARR देगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो भी 30% से ऊपर ARR देगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ARR हमारा प्री स्पेसिफाइड रेट 30% से ज्यादा होगा, लेट्स सपोज 40%, तो दैट प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेड। वही अगर कोई प्री स्पेसिफाइड रेट से कम होगा, जैसा अभी हमारे साथ हुआ 25% आया, तो दैट प्रोजेक्ट्स आर रिजेक्टेड। ठीक है, और जिसका हाईएस्ट ARR होगा, अगर मेरे को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं सेम ABC, जिसका हाईएस्ट ARR होगा उसको हाईएस्ट रैंक दी जाएगी, उसे चूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे पे बैक पीरियड में लोएस्ट था, याद रखना हमें ARR में क्या होगा? हाईएस्ट वाले को जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी कंपनी। समझ आ गया? दैट इज ARR। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड टेक्निक कौन सी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे से, दैट ऑल आर कौन सी है हमारी? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स दैट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब ये सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड करेंगी। कैसे करेंगी अभी हम देखते हैं। पहला है एनपीवी का फॉर्मूला। एनपीवी कैसे निकला जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। जो भी हमारे इनफ्लोज हैं, जो भी हमारे इनफ्लोज हुए हैं प्रोजेक्ट के, उसके प्रेजेंट वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को, टोटल को माइनस कर देंगे जो भी आउटफ्लोज हुए हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू से। दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो समझ नहीं आया तो एग्जांपल करते हैं, अभी इजीली से समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ फर्म इज कंसिडरिंग अ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1,50,000। तो हमें पहले इनिशियल कॉस्ट दी हुई है 1,50,000। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो इसलिए ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, दैट मीन्स नेगेटिव। The project is expected to generate an annual cash flow of 20,000. मतलब after 1 year it will generate inflow of rupees 20,000. After second year it will generate inflow of rupees 50,000. After third year it will generate the inflow of 60,000. After fourth year it will generate the inflow of 40,000. After fifth year it will generate an inflow of 30,000. The project machinery is expected to be sold at 25,000 at the end of year. मतलब आफ्टर 5 years जो मशीनरी हमने परचेज करने की सोच रहे हैं दैट विल बी सॉल्ड ऑफ, मतलब स्क्रैप वैल्यू। तो फिफ्थ ईयर में एक और इनफ्लो होगा दैट इज अमाउंटिंग 25,000 रुपीज। मतलब स्क्रैप में हमें 25,000 रुपीज और मिल जाएंगे। तो मतलब एट दी एंड ऑफ 5 years वी हैव 2 इनफ्लोज। एक तो हमारी इनकम होगी 30,000 की कैश इनफ्लो, एंड फ्रॉम सेलिंग दी मशीनरी वी गेट 25,000 रुपीज। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10,000। फाइंड आउट द एनपीवी। तो मेथड क्या है हमारे पास? देखो इसका तो ऑलरेडी प्रेजेंट में है, इसको प्रेजेंट में लेके आओ, 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 इन दोनों को प्रेजेंट में लेके आओ। ये सारे इनफ्लोज को माइनस कर दो उसमें से 1,50,000। द अमाउंट कमाउंट्स टू विल बी द एनपीवी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो प्रेजेंट में लेके आऊंगा। देखो अगर टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करूं तो कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में कितना है? आउटफ्लो है, नेगेटिव में दिखा रखा है इसलिए आउटफ्लो है। तो प्रेजेंट वैल्यू आज की तो प्रेजेंट ही रहेगी, बाकी सबको मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी सबको मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। जब माइनस किया इन सबको ऐड करके इसमें से 1,50,000 माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया 16,054.23। सर ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली? तो रिवाइज करा दूं, ऐसे आना चाहिए था आपको कि लेट सपोज मैं इस 20,000 की बात कर रहा हूं, तो 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। रेट कितना गिवन है? 0.1, और पीरियड कितना है? 1 ईयर।
सिमिलरली अगर एग्जांपल ले लूं, 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, तो 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 40,000 डिवाइडेड बाय रेट, रेट कितना परसेंट दे रखा है, 10% पर एनम, तो 0.1, एंड आफ्टर पीरियड कितना है, 4 ईयर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देख पा रहे हो, हमने सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्रेजेंट में लेके आए। वी आर यूजिंग डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब इसका डिसीजन रूल क्या आता है, डिसीजन रूल क्या आता है, देखो जब हम अपने इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर रहे हैं, इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर रहे हैं, अगर कोई चीज पॉजिटिव आई तो मीन्स हमारे इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। इफ इनफ्लोज आर आउट इज मोर देन आउटफ्लोज, मतलब हमें बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो हमें वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मेरा आउटफ्लो हुआ 100 रुपीज का और मेरा इनफ्लो हुआ 120 रुपीज का, मतलब ऑब्वियस है ना, मैंने 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं। तो डिसीजन रूल क्या रहेगा, अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है हमारा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर 0 है, मतलब और इनफ्लोज आर इक्वल टू आउटफ्लोज, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो की वो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना कैश इनफ्लो आ रहा है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उतना ही हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस। इसमें फर्म इनडिफरेंट रहेगी कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, आइदर इट विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और आइदर इट विल रिजेक्ट द प्रोसेस। समझ आया। और अगर हमें रैंकिंग करनी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट दे रखे हैं, तो जिसका हाईएस्ट एनएवी होगा, हाईएस्ट एनएवी, उसको मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेट्स सपोज बी वाले का एनएवी हाईएस्ट है, तो बी को सबसे ऊपर रैंक किया जाएगा और इसे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, हायर द एनएवी, हायर दी एनपीवी, एनपीवी हायर होगा तो हमें वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, वी हैव अ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी आया लेट्स सपोज ₹50,000 और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी आया ₹30,000। अब लॉजिकली डिसीजन रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। लेट सपोज कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स हैं और उसे किसी एक को एक्सेप्ट करना है, तो किससे एक्सेप्ट करेगी, इट विल एक्सेप्ट दी प्रपोजल ए, क्योंकि उसका हायर एनपीवी है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी। ठीक है, समझ आ गया। अब एनपीवी में हम बात करें एक चीज की, जब कभी प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। डिफरेंट लाइफ स्पैन का मतलब क्या हो गया, मान लो ये 2 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, पहले में आउटफ्लो हुआ 24,000 का और 3 इनफ्लोज हुए, दूसरे में आउटफ्लो हुआ 44,000 का और 5 इनफ्लोज हुए। जब इनका हमने एनपीवी निकाला तो हुआ क्या, प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी आया 7,962 और प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी आया 9,632। सर ये एनपीवी अभी हमने निकालना सीखा, सेम लाइंस पे हमने एनपीवी निकाला। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 15% का। अब लॉजिकली अपनी हमने लास्ट पॉइंट क्या सीखा, जिसका हायर एनपीवी होगा, जिसका हायर एनपीवी होगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सारे बच्चे करेंगे क्या, प्रोजेक्ट वाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, यही होगा, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट वाई। लेकिन इधर एक दिक्कत है, कोई बता सकता है क्या दिक्कत है, हाँ जी क्या दिक्कत है, सर दोनों के लाइफ पीरियड सेम नहीं है। एक प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल के लिए, मतलब 3 साल में हमें सब कुछ दे रहा है, और दूसरा प्रोजेक्ट 5 ईयर्स तक जा रहा है। इस केस में हमारा जो एनपीवी आंसर देता है वो गलत देता है, मतलब एनपीवी मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर इसका भी 5 ईयर्स तक जा रहा होता तो फिर हम इजीली कंपेयर कर लेते, लेकिन जब डिफरेंट टाइम स्पैन होता है तो एनपीवी गलत आंसर देता है। क्यों गलत आंसर देता है, देखो भाई एक प्रोजेक्ट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये हम दोनों में जब कंडीशन ही सेम नहीं है तो टेक्निक सेम कैसे लगा रहे हैं, दोनों में कंडीशन ही सेम नहीं है तो टेक्निक सेम कैसे लगा रहे हैं। तो उसको सेम करने के लिए हमारे पास मेथड आया था इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड। इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड में क्या करते हैं, जो भी एनपीवी आया होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से।
जैसे हमारा प्रोजेक्ट एक्स का आया था एन्युटी, मतलब एनपीवी 7962, उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। ये अमाउंट हमें टेबल से मिल जाती है, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ईएम का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड से जो हमारी अमाउंट आई है। तो और ऐसी प्रोजेक्ट वाई की आ गई 2873। अब हम कंपेयर करें तो किसका हायर है, प्रोजेक्ट एक्स का हायर है, तो प्रोजेक्ट एक्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही अगर सिर्फ हम एनपीवी मेथड अप्लाई कर रहे होते तो हम प्रोजेक्ट मतलब एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे होते या डिसीजन निकाल रहे होते तो हम प्रोजेक्ट वाई को एक्सेप्ट करते। बट लॉजिकली हमें करना किससे चाहिए, एक्स को। उसको निकालने का मेथड क्या, इक्विवेलेंट एन्युटी मेथड। तो ये बात याद रखना। क्यों एनपीवी एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि भैया दोनों प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन थे, दोनों के इन्फ्लोज, एक ज्यादा टाइम तक इन्फ्लोज दे रहा था, एक कम टाइम तक इन्फ्लोज दे रहा था, तो इसलिए एनपीवी फेल हो गया वहां पे जब लॉजिकली देखा गया। समझ आया? चले आगे, एक टेक्निक और कर लेते हैं आज की क्लास में, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको और क्या कह सकते हैं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इन सब का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलती है, हम इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो कर देंगे, इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो। बट याद रखना, क्योंकि ये एक डिस्काउंटिंग मेथड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, वो हमें दे देगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सपोज वी हैव अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ ₹5,50,000 एंड द कैश इनफ्लो ऑफ 6,50,000। तो इसका कैसे आ जाएगा, 6,50,000 अपॉन में 5,50,000, तो ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5, दैट अमाउंट कम्स आउट टू बी 1.18 समथिंग। सर अब डिसीजन रूल क्या रहेगा, डिसीजन रूल क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट दी ऑफर, लेस देन 1 है तो रिजेक्ट दी ऑफर, अगर इक्वल है तो इनडिफरेंट। सर एग्जांपल के तौर पे सीखते हैं, देखो अगर इजीली सीखें, इफ यू टॉक अबाउट ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एक बार के लिए प्रेजेंट वैल्यू हटा दूं, देखो इनफ्लो है 120 रुपीज का, आउटफ्लो है 100 रुपीज का, तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, 1.2। इसका मतलब क्या है, हमारा आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है। जब इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज्यादा होगी, मतलब हमारा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तभी तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। वही अभी हमने बात करी, जब इनफ्लो ज्यादा होगा तभी एक्सेप्ट करना है। एनपीवी में भी, इधर भी क्या है, इनफ्लो ज्यादा कब प्रूव हो जाएगा, जब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। तो मतलब जब ग्रेटर देन 1 है, एनपीवी हमारा पॉजिटिव है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर को। वहीं अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इनफ्लो छोटा है, और नेगेटिव कह रहा हूं लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, इनफ्लो छोटा है आउटफ्लो से, प्रेजेंट वैल्यू लगा के चलेंगे। इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तब भी आंसर लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा मतलब इनफ्लो कम आउटफ्लो से, तो हम रिजेक्ट करेंगे ऑफर को। और अगर इक्वल टू 1 कब आएगा, व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो ये दोनों कट जाएंगे, जब इक्वल होंगे तो आंसर 1 आएगा, तब हमारे पास प्रॉफिट कुछ नहीं है, तब हम इंडिफरेंट रहेंगे। आइदर वी कैन एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर। ठीक है, so that's all for today. Bye bye, take care, see you soon.